नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। हमने जो दिल्ली पुलिस के पेपरों की सीरीज शुरू कर रखी थी, उसके जो आगे की जो सीरीज है, आगे के जो क्वेश्चन है उनके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बड़ी महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहती है और इन क्लासों में से आपके जीएस के जो आपके क्वेश्चन है सभी क्लियर होंगे भी। जब मैं पेपर देख रहा हूं तो जैसे जैसे जो पेपर आ रहे हैं, अगर ऐसे आपके पेपर आए तो सभी क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से आपके आएंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखा भी करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर भी किया करोगे, ठीक है। तो हम जिक्र कर रहे थे, जिसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है। यानी जिक्र किया है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है। आपको ध्यान होना चाहिए किसका जिक्र किया है, वायुमंडल का जैसे जिक्र किया है, वायुमंडल का जैसे जिक्र करते हैं वायुमंडल, ठीक है भी। वायुमंडल में निष्क्रिय गैस का जैसे जिक्र किया है, भी प्रचुर निष्क्रिय जो गैस कौन सी है, तो निष्क्रिय जो गैस आपकी कौन सी है, निष्क्रिय गैस का जैसे जिक्र करते हैं निष्क्रिय गैस। तो गैसें जैसे दे रखी है, इन्होंने हीलियम दिया है, नियोन का जैसे जिक्र किया, ऑर्गन का जिक्र किया और जेनॉन का जैसे जिक्र किया है। तो आपको ध्यान होना चाहिए वायुमंडल के अंदर निष्क्रिय जो गैस कौन सी है वो ऑर्गन है भी। क्या है आपके, ऑर्गन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी वायुमंडल के अंदर निष्क्रिय जो गैस कौन सी है, तो वो कौन सी आपकी, ऑर्गन है। अब आपको ध्यान होना चाहिए, जिसे जिक्र करते हैं वायुमंडल का, आपको ध्यान होना चाहिए। यानी पृथ्वी के चारों ओर जो मंडल है, वायु के जो आवरण है, उसी को किस नाम से जानोगे आप, वायुमंडल। इसी वायुमंडल में कई तरह की गैसें हैं, जैसे आपको ध्यान होना चाहिए। गैसों का जैसे जिक्र करते हैं, यानी गैसों से बना हुआ है और कई तरह की गैस है। इसमें से सबसे पहले हम जिक्र करते हैं तो कौन सी आपकी, नाइट्रोजन है भी। कौन सी गैस आपकी है, नाइट्रोजन। उसके बाद आप जिक्र करोगे ऑक्सीजन। उसके बाद में जैसे जिक्र करोगे ऑक्सीजन के बाद ऑर्गन, और फिर आपकी चौथी जो गैस है वो कौन सी है, CO2 भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है आपका भी, वायुमंडल के अंदर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, यानी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। तो हम जिक्र करते हैं लगभग 78% भी, यानी पूरा आंकड़ा आपसे पूछे तो 78.08% गैस कौन सी पाई जाती है आपकी, नाइट्रोजन। इसके बाद में जैसे जिक्र करें ऑक्सीजन, तो लगभग हम जिक्र करते तो 21% भी। क्या जिक्र करोगे, 21% जो आपके वायुमंडल के अंदर जो पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है आपकी, ऑक्सीजन। इसके बाद में जैसे जिक्र करते ऑर्गन जो आपकी है वो 0.93 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र करें तो 0.03% भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। सैकड़ों बार ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद में ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, तो लगभग 21%। अगर पूर्ण आंकड़ा आपसे पूछे तो आप पढ़ सकते हो 20.93% भी, 20.93%, ठीक है। और ऑर्गन का जो निष्क्रिय गैस के रूप में जानी जाती है वायुमंडल में, वो कौन सी कितनी है आपकी, 0.93%। और CO2 का हम जिक्र करें तो 0.03%। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे कई बार मैंने बताया भी, प्रकृति जो है ना, प्रकृति का जैसे हम जिक्र करते हैं तो प्रकृति ने बिल्कुल हर चीज का संतुलन बना के हमको दिया है। अगर हम सब सोचें भी, ऑक्सीजन की आपकी जगह यानी नाइट्रोजन जो है 78%, अगर ऑक्सीजन 78% जो हो जाए तो क्या होगा, यानी आग लग जाएगी चारों तरफ, ठीक है भी। तो हर प्रकृति ने क्या चीज बनाई, आपकी संतुलन के आधार पर चीज बनाई भी। इतनी जो प्रकृति के अंदर रहेगी तो मानव विकास करेगा, अगर इतने से हादिक हुई तो मानव का क्या होगा, विनाश होगा, ठीक है। अगर हमें आग जलाने की जैसे जरूरत पड़ती है तो किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन संतुलित मात्रा के अंदर लगभग 21% ऑक्सीजन हमें प्रकृति ने दिए, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। CO2 का जैसे जिक्र करते कार्बन डाइऑक्साइड है, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम जिक्र करते तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, आग बुझाने के रूप में। ये बहुत बार क्वेश्चन आया आपका, यानी आग बुझाने के लिए भी, आग
बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे नाइट्रोजन का हम जिक्र करें तो नाइट्रोजन आपको ध्यान होना चाहिए पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक होती है। पेड़ पौधे जो अपना भोजन तैयार करते हैं वो नाइट्रोजन से ही तैयार करते हैं, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीजन आपको ध्यान होना चाहिए, ऑक्सीजन आग जलाने के काम आती है जिसे। इसके अलावा मानव के साथ साथ अन्य जीव भी क्या लेते हैं प्रकृति से, यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन, यानी सांस लेने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? छोड़ते हैं। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। और पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, सोखते हैं और अपना क्या करते हैं? भोजन है तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो पढ़ते हैं हम साइंस के अंदर, तो ये चीज जानकारी आपके ध्यान होना चाहिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे मैंने वायुमंडल का जिक्र किया था, किसी ग्रह के चारों ओर गैसों का जो आवरण होता है, किसी ग्रह के, यानी पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु गैसों का जो आवरण है उसको क्या बोलोगे आप? वायुमंडल के रूप में। ठीक है भी, वायुमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले जो वायुमंडल के बारे में बताया था, वायुमंडल के बारे में जो बताने वाले थे वो अनेक्सीमेंडर थे। भी कौन थे? वायुमंडल के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन थे? अनेक्सीमेंडर का जैसे जिक्र करते। अनेक्सीमेंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनेक्सीमेंडर सबसे पहले वायुमंडल के बारे में, गैसों के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे आपके कौन थे? अनेक्सीमेंडर। आप बच्चों ने सभी ने थेल्स महोदय का नाम सुना होगा, थेल्स महोदय। तो थेल्स महोदय जो है, थेल्स महोदय का अनेक्सीमेंडर क्या था? शिष्य था। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है भी, यानी सिकंदर किसका शिष्य था, चंद्रगुप्त मौर्य किसका शिष्य था, या डाइमेक्स किसका उत्तराधिकारी था, हर एक जानकारी, ऐसी जानकारी आपको होनी चाहिए। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। भी सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। इसी तरीके से जैसे डाइमेक्स जो है वो किसका था? मेगस्थनीज का अग्रज, मेगस्थनीज के बाद आया जैसे जिक्र करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जैसे गुरु का जिक्र करते हैं तो चाणक्य। ये चीजें भी आपको पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं भी। तो हम जिक्र कर रहे थे, जैसे जिक्र कर रहे थे भी वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में सब प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी होती है? तो हम जिक्र करेंगे ऑर्गन का भी, और सबसे अधिक मात्रा में आपकी नाइट्रोजन। इसके अलावा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये साइंस का क्वेश्चन है वैसे तो, फिर भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं इस चीज के बारे में भी। यानी सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु का जैसे जिक्र किया इन्होंने, हल्की धातु जो आपकी रहेगी लिथियम। भी हल्की धातु कौन सी आपकी? लिथियम है। और सबसे नरम धातु का जैसे जिक्र करें भी, सबसे नरम हल्की जो धातु आपकी कौन सी रहेगी? लिथियम का जैसे आप जिक्र करोगे, लिथियम। और नरम अगर धातु का हम जिक्र करें, नरम धातु, तो नरम धातु रहेगी आपकी सोना। भी क्या रहेगी? सोना। बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना का जैसे जिक्र करते हैं, भारत में कहाँ निकाला जाता है सोना? कर्नाटक की कोलार खानों के। विश्व में कहाँ निकाला जाता है? अफ्रीका का जैसे जिक्र करते हैं, किलिमंजारो जैसी खानों का हम जिक्र करते हैं। और सोना जो है वो नरम धातु है, क्योंकि सोने का जैसे तार बनाए जाते हैं तो बहुत लंबा क्या बना सकते हो आप? तार बना सकते हो, नरम धातु है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक, ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है भी, वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? भी वनस्पति जो घी बनाया जाता है, साइंस का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, ये भी क्लियर करो आप। यानी वनस्पति जो घी बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। भी किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन। बहुत बार ये क्वेश्चन साइंस का है, वैसे रिपीट होता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है? भी ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है। भी तो वायुमंडल की, आप सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, वायुमंडल का जैसे जिक्र करते हैं हमें वायुमंडल में, तो वायुमंडल वही बात आ गई पहले वाली भी आपकी, वायुमंडल की, उसी से संबंधित आपका क्वेश्चन आ गया है। वायुमंडल की हम 5 परतों का जैसे जिक्र करते हैं भी, पृथ्वी से जैसे जैसे दूरी पर जाती है तो क्या है, एक अलग तरह की परत बनी हुई है। उन परतों के बारे में, उन परतों को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पृथ्वी की सबसे नजदीक है वो अक्षोप मंडल है, उसके बाद में उससे थोड़ी ऊपर है वो कौन सी? समताप मंडल है। फिर मध्य मंडल का जैसे जिक्र करते, फिर आयन मंडल का जैसे जिक्र करते, और फिर बाह्य मंडल का जिक्र करते। तो हम जैसे जिक्र कर रहे थे इस चीज के बारे में, जो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप जो मंडल है, समताप मंडल को ही क्या कहा जाएगा? आपका आइनोस्फीयर के नाम से जाना जाएगा। यानी
ओजोनोस्फीयर जो कहलाती है वो किसको कहेंगे हमें, समताप मंडल को भी किसको कहेंगे हमें, समताप मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल इसके अंग्रेजी के नाम भी पूछने लगे अभी, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर का जैसे हम जिक्र करते हैं, तो ये आपका समताप मंडल है। सबसे पहले जानकारी आपको होना चाहिए, मैंने जैसे जिक्र बताया हुआ है, सबसे मेन बात तो ये आपकी है, बेसिक जानकारी आपको मैं थोड़ी सी बता रहा हूं इस चीज के बारे में। भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने इनके बारे में विस्तृत चर्चा की है, वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल की संरचना के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं इस चीज के बारे में। यानी पहला कौन सा होगा, आपका अक्षोप मंडल होगा, अक्षोप है मंडल का जैसे जिक्र करोगे। फिर आपका कौन सा रहेगा, समताप मंडल भी, समताप है मंडल का जैसे जिक्र करोगे। फिर आपका कौन सा रहेगा, मध्य मंडल, मंडल का जैसे जिक्र करोगे। और फिर आपका आयन मंडल है, आयन है मंडल का। और फिर आपका कौन सा है, बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। ये जानकारी आपको होना चाहिए। अक्षोप मंडल का इसलिए जिक्र किया है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। बच्चे क्या है, हो सकता है वीडियो देखे ना देखे ज्योग्राफी की। अक्षोप मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, बारिश का जैसे जिक्र करते हैं, तूफान का जिक्र करते हैं, गर्जना का जैसे जिक्र करते हैं, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो कहां पर होती है, आपकी अक्षोप मंडल के अंदर। कहां पर होती है, अक्षोप मंडल में होती है। इसके अलावा ध्रुवों पर जैसे इसकी जो हम देखें तो ध्रुवों पर लगभग पृथ्वी से 8 किलोमीटर दूर है, और भूमध्य रेखा के ऊपर इसकी दूरी का हम जिक्र करें तो लगभग 18 किलोमीटर है। 18 से लेके जैसे हम जिक्र करते हैं 15 से जो 30 किलोमीटर तक हम जिक्र करेंगे, तो किसका जैसे जिक्र करेंगे, आपके समताप मंडल का भी। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। और इसी समताप मंडल में जैसे ओजोनोस्फीयर का हमने जिक्र किया था ना, ओजोनोस्फीयर क्वेश्चन भी आपका कौन था, ओजोनोस्फीयर। यानी ओजोनोस्फीयर के नाम से किस मंडल को जाना जाता है, तो समताप मंडल। तो इसी समताप मंडल में आपको ध्यान होना चाहिए, क्या पाई जाती है, आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। और ये ओजोन परत क्या है, ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें भी, सूर्य से आने वाली परावैंगनी जो किरणें हैं, उन परावैंगनी किरणों से क्या करती है, किरणें जो है इनसे हमारी रक्षा करती भी। ठीक है, यानी ओजोन परत है, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें जो पृथ्वी पर आकर क्या है, मानव समेत अन्य जो पशु पक्षी उनको चमड़ी का जो कैंसर, चर्म कैंसर जो है जैसी भयंकर बीमारी फैलाती है, तो उसको सोखने का काम करती है ओजोन परत। इसीलिए हर साल ओजोन परत जो दिवस भी बनाया जाता है 16 सितंबर को। ये हमेशा मैंने बहुत सी क्लासों के अंदर रिपीट किया। अभी ओजोन दिवस कब बनाया जाता है, हर साल है 16 सितंबर को बनाया जाता है। ओजोन का जो सूत्र क्या है, O3 है भी, क्या है ओजोन का सूत्र, O3 है। और ओजोन परत का जिसे हम जिक्र करते हैं, ओजोन परत में एक छिद्र हो गया अभी, कहां पर हो गया ये छिद्र का जिसे जिक्र करते हैं, अंटार्कटिका भी। ठीक है भी, अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा छिद्र हो गया है ओजोन परत के अंदर भी। परंतु अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर तो क्या है, मानव नाम मात्र के रहते हैं, क्योंकि वहां पर तो हमारे रिसर्च सेंटर हैं, उन्हीं के अंदर मानव रहते हैं, तो वहां पर इसका प्रभाव कम है। अगर इतना ही बड़ा एक छिद्र है एशिया या किसी और महाद्वीप के ऊपर हो जाता तो लोगों के अंदर है कैंसर त्वचा, यानी त्वचा की जो कैंसर है जैसी भयंकर बीमारी पनप जाती। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। समताप मंडल में आपकी कौन सी परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, इसीलिए इसको आयोनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसकी जैसे पढ़ रहे थे आपका 18 से लेके 50 किलोमीटर तक आपकी क्या पाई जाएगी, ये समताप मंडल पाया जाएगा। और इसी समताप मंडल में 15 से लेके 30 किलोमीटर का जब आप जिक्र करोगे, 15 से 30 किलोमीटर, तो 15 से 30 किलोमीटर के बीच में आपकी कौन सी ओजोन परत है, कौन सी परत आपके ओजोन परत है, जो धरती का सुरक्षा कवच के रूप में भी जाना जाता है इसको। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो जिक्र कर रहे थे इस चीज के बारे में, ठीक है, इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं वायुयान जो उड़ते हैं वो भी यहीं उड़ते हैं, वायुयान का जब हम जिक्र करते हैं। इसके अलावा जैसे परावैंगनी जो किरणें आती हैं, खास करके हम जब जिक्र करते हैं रेडियो तरंगों का, जब हम जिक्र करते हैं तो वो कहाँ से, आपके आयन मंडल से मुड़ के आती भी। ये अलग अलग जो परतें हैं, उन परतों में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज जो होती है, कहीं तापमान घटता है। अब यहाँ देखो समताप मंडल का हम जिक्र करते हैं तो सम प्लस ताप से बना, ये क्या बना, सम प्लस ताप, यानी तापमान क्या होता है यहाँ पर, समान होता है भी, क्या होता है, समान, इसीलिए ये सम प्लस
ताप से बने और ताप मंडल भी। तो ये चीजें क्लियर करो, खासकर ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो भारत भूगोल के अंतर्गत जो प्ले लिस्ट बना रखी है जो ब्रिजपाल सर ने जीके बाय जीनियस सुभाष सर के चैनल पर है, तो उसके अंदर आप वीडियो देख सकते हो। मेरे हिसाब से 25-30 मिनट की एक बड़ी सुंदर आपको जानकारी, बिल्कुल बेसिक हर चीज की जानकारी आपको दी हुई है उसके अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेवार है। ताजमहल के बारे में भी हमने विस्तृत जानकारी आपको दी थी, खास करके वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है आपकी कौन सी, ताजमहल। 1983 का जब हम जिक्र करते हैं 1983 के अंदर है, ताजमहल को विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया था। बनाने वाले कौन थे, एक महान इंजीनियर सम्राट के रूप में जाना जाता मुगल शासक है शाहजहां। तो इसमें जो जिक्र किया है क्वेश्चन आपका आया, ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेवार है। यानी ताजमहल के प्रदूषण का जिक्र किया जा रहा है अभी। ताजमहल, तो ताजमहल क्या हो रहा है अभी, पीला हो रहा है अभी। क्या हो रहा है, पीला। हम सब पर बच्चे जानते हैं इस चीज के बारे में भी। ताजमहल जो है वो सफेद है भी। क्या है आपका, सफेद, यानी संगमरमर से बना हुआ सफेद एक क्या है, इमारत है। विश्व के 7 अजूबों में क्या है वो शामिल है। अभी उसका जो कलर चेंज हो रहा है, पीलापन आ रहा है अभी ये किसके कारण आ रहा है, ये जो जिक्र किया है तो इन्होंने जैसे जिक्र किया इसमें पोटेशियम के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण या सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो आपको ध्यान होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड का जैसे जिक्र करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण इसका क्या है, पीलापन। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का जब हम जिक्र करें इस चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है, ये केमिकल है जो क्या पहुंचा रहे हैं, हमारे ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये कहां से निकलता है, ये चीज भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मथुरा रिफाइनरी का जिससे हम जिक्र करते हैं, मथुरा रिफाइनरी। मथुरा रिफाइनरी जो है वो किसकी है, आईओसी की है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन की है। और मथुरा जो है ये आगरा से कितने किलोमीटर दूर है, 44 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है, यानी 44 किलोमीटर। ताजमहल से जो ये रिफाइनरी लगी हुई है, मथुरा जो तेल रिफाइनरी आपकी, ये कितनी है, 44 किलोमीटर दूर है। अब इस रिफाइनरी के अंदर जब तेल का शुद्धिकरण जो होता है, तो शुद्धिकरण के दौरान वायुमंडल में क्या है, हानिकारक जो क्या है, प्रदूषक का जैसे हम जिक्र करते हैं, हानिकारक कण ऊपर चले जाते हैं, आकाश में जैसे जिक्र करते हैं, वायुमंडल में जैसे जिक्र करते हैं, वायुमंडल में विद्यमान हो जाते हैं। और जब भी कभी बारिश होती है, हम नहीं पढ़ते एसिड रेन का जैसे जिक्र करते हैं, अम्लीय वर्षा का जैसे जिक्र करते हैं। अम्लीय वर्षा है क्या, ये जानकारी बेसिक सी जानकारी है। हम जो अगर थोड़ा सा पीछे चले, थोड़ा सा आज से 40-50 साल पहले या 20-30 साल पहले, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे भी पहली जो बारिश आई उस बारिश के अंदर हमें नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि पहली जो बारिश होती है उस बारिश के अंदर हो सकते हैं शरीर के ऊपर फोड़े फुंसे वगैरह या किसी तरह की एलर्जी हो जाए। अब उस समय नहीं जानते थे, उस समय हमारे बड़े बुजुर्ग भी क्या होती है भी, एसिड रेन होती है या अम्लीय वर्षा होती है। उनका एक ही कारण होता था भी पहली बारिश के अंदर बच्चों को नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले बच्चे बहुत नहाते थे बारिश के अंदर। कारण क्या था, अभी पहली जो बारिश होती है तो वायुमंडल के अंदर जितने भी धूल कण, जितने भी प्रदूषक है, वो पहले बारिश के साथ क्या आ जाते हैं, धरती के ऊपर आ जाते हैं और हमारी त्वचा के ऊपर पड़ते हैं, तो हमारी त्वचा को क्या करते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। और वही दिक्कत यहाँ आ रही है आपकी, उस रिफाइनरी के कारण वायुमंडल में बहुत से प्रदूषक आ गए। इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या और भी बहुत से प्रदूषक है। वो प्रदूषक जब भी बारिश होती है तो वो किसके, उस बारिश के साथ ताजमहल के ऊपर गिरते हैं और ताजमहल की जो सुंदरता है, उसका दूधिया रंग है, उस रंग को खराब करने का काम करती है। इसीलिए उस ताजमहल का रंग कैसा हो रहा है, पीलापन आ रहा है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, बेसिक सी जानकारी है, कॉमन सेंस की थोड़ी सी बातें हैं। तो एसिड रेन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, अम्लीय वर्षा। इसीलिए जब हम देखते हैं भी कई बार फैक्ट्रियां जो लगी हुई है, बड़े बड़े उद्योग जो लगे हुए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उसके आसपास की जो घास है या आसपास के जो पेड़ पौधों का जिसे हम जिक्र करते हैं, या आसपास जितने भी फसलें ली जाती है उनके ऊपर है, जब बारिश होती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, वही प्रभाव पड़ता है, अम्लीय वर्षा होती है, उस फसल को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम जिक्र कर रहे थे जैसे मथुरा तेल रिफाइनरी के कारण ये जो इसकी ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है, लगभग 40 से 44 किलोमीटर दूर क्या है, ये तेल रिफाइनरी है, किससे, आगरा के ताजमहल से। ये जानकारी आपको होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो, अभी एक चीज ये भी जानकारी होनी चाहिए भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय के ऊपर क्या है,
संज्ञान लिया है। अब सबसे पहले इस तेल रिफाइनरी को तो बंद ही कर दिया है, इसका काम क्या कर दिया है, बंद कर दिया है तेल रिफाइनरी का, जैसे जिक्र करते हैं। और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया है, सचेत किया उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत सरकार का, क्योंकि ताजमहल जैसी संस्था है, जितने भी हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, मैंने एक दिन पहले भी जिक्र किया था, जितनी भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर उनको रख रखाव करने का जो काम होता है ASI का होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का होता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अधीन काम करती है, भारत सरकार के अधीन काम करती है। तो भारत सरकार को भी लताड़ा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और राज्य सरकार को भी क्या है, इसके बारे में दिशा निर्देश दिया जाता है, ताजमहल को क्या करो, आप सही रखो। अब एक बार तो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही थी भी या तो ताजमहल को बंद कर दो या फिर इसको संरक्षण दो, यानी या तो ताजमहल को बिल्कुल बंद कर दो या फिर ताज को क्या दो, संरक्षण दो। ऐसी टिप्पणियां भी की है सुप्रीम कोर्ट ने भी, ठीक है भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, और इसके अलावा जैसे अगर ताजमहल के बारे में आपको जानकारी और चाहिए तो इस यानी 6-7 दिन पहले आपकी वीडियो डाली हुई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, तो आप उस ताजमहल की वीडियो को देख सकते हो भी, किसकी याद में बनाया था, कहाँ बनना था, किसने बनाया था, कब से कब तक बनाया था, वास्तुकार कौन थे, निर्माता कौन थे, कितना समय लगा था, ये सब जानकारी, सब की सब जानकारी मैंने पहले की आपकी वीडियो के अंदर दी हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, मिशन इंद्रधनुष से खालिस्तान संबंधित है, यानी मिशन इंद्रधनुष का जैसे जिक्र किया है, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष का संबंध पूछे अभी, संबंध है किससे, तो ये किससे संबंधित है, ऑप्शन दिए हैं जैसे जिक्र करें, बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, या ई-कॉमर्स से संबंधित है, या चावल निर्यात से संबंधित है। तो आपको ध्यान होना चाहिए जो मिशन इंद्रधनुष है ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। किससे, बच्चों के टीकाकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भी, यानी बच्चों के टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष का जो एक ही औचित्य था, एक ही लक्ष्य था भी, जो छोटे बच्चे हैं और गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके टीकाकरण से संबंधित था। 7 प्रकार की गंभीर बीमारियां, जैसे हम डिप्थीरिया का जैसे जिक्र करते हैं, हेपेटाइटिस का जैसे जिक्र करते हैं, बलगम का जैसे जिक्र करते हैं, टीबी तपेदिक का जैसे जिक्र करते हैं, यानी भयंकर जो 7 प्रकार की बीमारियां थी, उन बीमारियों से बचने के लिए छोटे बच्चों का टीकाकरण करना था, और गर्भवती जो महिलाएं उनका टीकाकरण था। मिशन इंद्रधनुष का यही काम था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसकी योजना है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए भी, मिशन इंद्रधनुष है ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की भी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का जिसे जिक्र करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बारे में भी ध्यान होना चाहिए, डॉक्टर हर्षवर्धन का जिक्र करते हैं भी, हर्षवर्धन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है वो कौन है, वर्तमान समय में डॉक्टर हर्षवर्धन है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक योजना थी मिशन इंद्रधनुष, और क्या इसका किससे संबंध है, बच्चों के टीकाकरण से भी, बच्चों के टीकाकरण से इसका संबंध। हरियाणा में आपसे पूछे तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज, अनिल विज। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को, ठीक है भी, ये चीज भी आपको, यानी 25 दिसंबर का हम जिक्र करते तो सुशासन दिवस के रूप में भी, सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को किस दिवस के रूप में बनाते हैं, हमें गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन के दिवस में के रूप में बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन आपको ध्यान होना चाहिए पंडित मदन मोहन मालवीय का हम जिक्र करें और अटल बिहारी वाजपेयी का जैसे जिक्र करें, उन 2 महान जो देशभक्त उनका क्या है, जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो उन्हीं के जन्म दिवस को हम किस रूप में बनाते हैं, आपके गुड गवर्नेंस, सुशासन दिवस के रूप में। तो ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे टीकाकरण वाला मैंने जैसे जिक्र किया था, 2 साल से छोटे बच्चों, 2 साल से कम उम्र के बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने से संबंधित था भी, तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये भी। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य के द्वारा
शुरू की गई है, यानी किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो रानी लक्ष्मीबाई जो पेंशन योजना है ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये आपकी शुरू की है उत्तर प्रदेश से सरकार के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, इसको शुरू किया है, जिसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक तो क्वेश्चन आपके और भी है भी, इसने जो क्वेश्चन लिखा है साइंस का क्वेश्चन है वैसे ही आपका, निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? अब निम्न में से कौन अधिक जलन पैदा करता है? ये भी कॉमन सेंस की बातें होती है भी, ये भी समझने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं। जलन पैदा करने का मतलब होता है जैसे जलते हैं, तो जिक्र किया इन्होंने उबलता पानी, भाप का जिक्र किया है, गर्म हवा का जिक्र किया और सूर्य की किरणें। तो सबसे ज्यादा जलन, अधिक जलन पैदा कौन करती है? तो भाप करती है। क्या करती है? भाप। आपने कभी रोटी सिकती हुई देखी है? रोटी सिकने के बाद में जैसे आपके उसको पकड़ते हो और एक तरफ से भाप निकलती है तो बड़ी जलन महसूस होती है। तो सबसे ज्यादा जलन पैदा करती है कौन है? उबलता हुआ पानी भी नहीं इतना करता है, इसके अलावा जिक्र करें सूर्य की किरणें भी, गर्म हवा भी नहीं, परंतु भाप जो है वो ज्यादा जलन पैदा करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? यानी भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है, ये भी एक साइंस का क्वेश्चन आपका। तो ऑप्शन दिए हैं, समय है, लंबाई है, वजन है और जैसे जिक्र करें भार है भी। क्या है? भार। तो वजन है आपकी, ये मौलिक इकाई नहीं है भी, यानी वजन क्या है आपकी? मौलिक मात्रक नहीं है, इकाई नहीं है। जबकि आपको ध्यान होना चाहिए समय है का जैसे जिक्र करें, लंबाई का जिक्र करें और भार का, ये आपकी मात्रक है, परंतु वजन आपका क्या है? मात्रक है नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बारिश की बूंदें गोलाकार खालिस्तान की वजह से होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी बारिश की बूंदें गोलाकार खालिस्तान की वजह से होती है पृष्ठीय तनाव के कारण। किसके कारण होती है? पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। तो आज के पेपर के अंदर इतनी क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है भैया, आज की क्लास में इतने क्वेश्चन है, नेक्स्ट करेंगे आगे जो जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे शेयर किया करो भाई, ताकि हमारे साथ साथ हमारे और भी भाई बंधु है इसका क्या है? लाभ उठा सके भी। ठीक है भाई, तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।